हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए शुरू करते हैं नरक नाशक नागराज, दनादन डोगा और भेड़िया की कॉमिक्स अभिशप्त। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7। इस घंटे बड़ी खबरों में सबसे पहले गोल्डन बॉल फुटबॉल टूर्नामेंट, मशहूर फुटबॉल प्लेयर और मुंबई जेट्स के मुख्य स्ट्राइकर जॉन ओब्रायन की एक विचित्र प्राणी ने मैच के दौरान हत्या कर दी। हमलावर एक अजीबोगरीब म्यूटेंट प्राणी बतलाया जा रहा है। हमले की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने इस मामले में कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। आज का सबसे बड़ा खुलासा, जॉन ने असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया जो साधारण इंसान के पास होना संभव नहीं। आज की दूसरी बड़ी खबर, डोगा के मास्क के पीछे की सच्चाई सामने आई। डोगा के मास्क के पीछे जो सूरत है वो किसी आम इंसान की नहीं बल्कि एक कुत्ते की है। जी हाँ, मुंबई का रक्षक एक आम इंसान नहीं, एक कुत्ता मानव है। इस खुलासे से मुंबई की जनता में एक डर की लहर दौड़ गई है। जॉन पर प्राणी का हमला, जॉन व डोगा का असाधारण इंसान व शक्तियों से लैस होना किसी बड़े अनिष्ट की ओर इशारा कर रहा है। अब यह घटना मुंबई वासियों और दुनिया पर किस तरह प्रभाव डालती है, यह वक्त बताएगा। हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 24/7। अभी तक हम उसके 10 साथियों को मौत के घाट उतार चुके हैं, पर हमारी रफ्तार कुछ धीमी है। रफ्तार तेज करनी होगी। रफ्तार तेज करने से क्या होगा? हम उससे वैसे भी सीधे टक्कर नहीं ले पाएंगे। जैसे पहले उसने हमें पराजित किया, वैसे ही इस बार भी कर देगा। नहीं, इस बार नहीं। इस बार वो हमें वश में नहीं कर पाएगा। पिछली बार हम असावधान थे, इस बार हम एकजुट व सचेत है। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही, हम इन लोगों को मार क्यों रहे हैं? हमारी दुश्मनी उससे है। इन लोगों को मारकर हमारा कौन सा मकसद हल हो रहा है? ताकत। हम उसकी ताकत कम कर रहे हैं। वो अब अकेला नहीं है। इन लोगों के रूप में उसने अपनी ताकत कई गुना बढ़ा ली है और उससे सीधी टक्कर लेने से पहले हमें उसकी ताकत कम करनी होगी। सही कहा, इनके रहते सीधी टक्कर लेना हमें मुश्किल में डाल सकता है। हमें पहले उसकी ताकत कम करनी होगी। तो हम क्यों ना एक साथ उसकी सारी ताकत कम कर दे? सॉरी, सारी नहीं तो कम से कम आधी तो कर ही दे। पर कैसे? दोस्त को संपर्क करो, एक बार और सारा खेल खत्म। लेकिन गुंजी और वाष्पक को तो अजाने दो। डेट 24 सितंबर 2008। ये सब क्या हो रहा है चीफ? पिछले एक महीने में ये हमारे प्लेसमेंट किए हुए 10वें व्यक्ति पर हमला है। इसे हम मात्र एक संयोग नहीं कह सकते। आपकी शंका जायज है मिस्टर रमन, पर फिलहाल हमारे पास उसे संयोग मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। पुलिस भी इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही है। मैंने आप सभी को सुरक्षा दृष्टि से एकत्रित किया है। हमें सावधान रहना होगा। यदि यह हमारे किसी दुश्मन की चाल है तो वो दोबारा हमला करेगा और निशाना कोई भी हो सकता है। चाल तो ये हमारे दुश्मन की है चीफ, वरना वहां मौजूद 22 फुटबॉल खिलाड़ियों में से उस अजीबो गरीब प्राणी ने सिर्फ जॉन पर ही हमला क्यों किया? और यह दुश्मन हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं हो सकता। इस तरह के शैतान प्राणियों को हमें मारने भेजने वाली जरूर कोई पारलौकिक शक्ति है। क्या आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं चीफ? देखिए, आप लोग धैर्य से काम लें। अब जबकि खतरा हम सभी के सिरों पर मंडरा रहा है तो सभी को हिम्मत से काम लेना होगा। पर उसके लिए हम पर जो पाबंदी आपने लगाई है वो हटानी होगी। क्या आप तैयार हैं? वेल मिस रितिका, मैं चाहता तो नहीं था कि हम इस तरह किसी की भी नज़रों में आए, पर अब स्थिति कुछ और है। तो ऐसे में आप सभी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी स्किल्स का यूज़ कर सकते हैं। पर किस तरह से, ये आप लोग बखूबी जानते हैं। तो मुझे लगता है आज की हमारी मीटिंग यहीं समाप्त की जा सकती है। सो नाउ वी कॉल इट ए डे। चीफ, एक सवाल, क्या आप वाकई में सभी से कुछ छुपा रहे हैं? मैंने आपसे पहले भी पूछना चाहा था, पर नहीं, कहीं कुछ है पर्दे के पीछे जो आप छिपा रहे हैं। और अगर ऐसा है तो गलत कर रहे हैं। आप किसी भी वजह से आप सभी की जान जोखिम में डाल रहे हैं और सभी की जानों की जिम्मेदारी का पाप लेकर आप जी सकते हैं तो बेशक आप रहस्य को रहस्य बनाए रखें। पर बस स्वीटी, काफ़ी बोल चुकी तुम। अब वक्त आ गया है कि तुम पांचों सच्चाई जान लो। स्थिति हाथ से निकली जा रही है। अब तुम पांचों को अपना अपना रोल जान लेना चाहिए। हमारी पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी का भार मैं तुम पर डालने जा रहा हूँ। हजारों साल पहले, जब धरती उन विकृत दैत्यों के बोझ तले दब रही थी, कुक्टस कुक्टस उन विकृत दैत्यों का अधिपति था। कुक्टस, जिसके आतंक से समस्त भूमंडल कांपने लगा। तब देवराज इंद्र ने पाप के अवतार के अंत के लिए
अपने महाभीषण अस्त्र वज्र का प्रयोग किया। वज्र पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते अपने महाकाय रूप में आ चुका था। वज्र उस भयंकर दैत्य कुक्टस की छाती में धंस गया। आह, भागो भागो, बचाओ! बाकी दैत्य भागने की कोशिश करने लगे, पर उस वज्र का विकिरण महाघातक था। वो दैत्य भी उसकी चपेट में आने से बच नहीं पाए। वज्र की ऊर्जा से सारे दैत्य जलकर भस्म हो गए। उनकी सिर्फ हड्डियां बची। इसमें कुक्टस की हड्डियां भी थी। ये कहानी तो खत्म हो गई चीफ। इसका हमारी समस्या से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है स्वीटी। दरअसल हमारी कम्युनिटी की नींव यहीं से पड़नी शुरू हुई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि उन विकृत दैत्यों के अंदर एक खास तत्व था जो उनको घातक विकिरण से बचाता था, जिसका नाम है म्यूजिल। म्यूजिल, ये तो वही तत्व है जो हम म्यूटेंट के अंदर पाया जाता है और हमारी सभी शक्तियों का स्रोत है। यानी हाँ, धरती पर म्यूटेंसी की शुरुआत वहीं से हुई। वहीं से अस्तित्व में आए म्यूटेंट्स। इसका मतलब आप जानते हैं कि इस दुनिया का पहला म्यूटेंट कौन है? हाँ, जानता हूँ। कौन? मैं। वॉट? हाँ। और इस कहानी की शुरुआत होती है कुक्टस की घटना से हजारों साल बाद। तब इसे मुंबई नहीं बल्कि वल्लभगढ़ कहते थे और वहाँ का राजा था नरहरि, यानी मैं। गुप्तचरों से प्राप्त सूचना के अनुसार राजा मकारो हजारों सैनिकों के साथ हमारे राज्य पर आक्रमण कर रहा है। इस युद्ध का परिणाम बड़ा भयंकर होगा। भयानक रक्तपात होगा। हम उसकी सैन्य ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते, किंतु पर हाथ रखकर भी नहीं बैठ सकते। युद्ध और रक्तपात से बचा जा सकता है। क्यों ना उन्हें शापित क्षेत्र में ले जाया जाए। वो काल क्षेत्र है। वहीं उनका अंत संभव है। वहां से आज तक कोई भी लौटकर नहीं आया। महाराज, क्या आप ये चाहते हैं कि हम अपनी सेना को स्वयं अपने हाथों से काल के मुख में धकेल दे? नहीं राजगुरु, सारी सेना उस काल क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगी, किंतु जो भी वहां प्रवेश करेगा वो शापित हो जाएगा और फिर कभी वापस लौट नहीं पाएगा। राज्य की भलाई के लिए हम में से कुछ लोगों को अपना बलिदान देना ही होगा और राजा होने के नाते यह मेरा प्रथम कर्तव्य है। बोलो, कौन कौन योद्धा मेरे साथ बलिदान देने को तैयार है? राजा नरहरि ने अपने नेतृत्व में 9 सेनानायकों गजबली, गजावर, वज्रकाल, शतावर, वीरभुजंग, कोपदृष्टि, शनिकेतु, राहु दृष्टि और दृढ़ बाहु के रूप में एक जत्थे का निर्माण किया। योजनानुसार राजा नरहरि की सेना राजा मक्कारों की सेना को अपने पीछे भगा ले चली। पीछा करो उनका, सबको समाप्त कर दो। राजा नरहरि की सेना का पीछा करती राजा मकारों की पूरी सेना शापित क्षेत्र में प्रवेश कर गई। वो धोखा खा गए। वो हमारे पीछे आ गए। धूल के गुब्बार के कारण उन्हें पता ही नहीं चला कि अभिशप्त क्षेत्र में हम केवल 10 घुसे हैं। शेष सेना पीछे ही उतर चुकी है और घोड़ों पर पहले से ही बैठाए गए सैनिकों के पुतले उनके स्थान पर यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने हम पर आक्रमण किया है। उन्हें अभिशाप तो बाद में मारेगा, पहले हम मार देंगे। हाँ गजबली, लेकिन पहले यहाँ के अभिशप्त राक्षसों से तो निपट लो। ओह, यह हमारा सामना ऐसे जीवित राक्षस प्राणियों से होगा, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। ये वो लोग होंगे जो भूलवश अभिशप्त क्षेत्र में घुसे होंगे और अभिशाप ने उन्हें ऐसा बना दिया होगा। राजा मकारों की सेना भी आ गई। वो रहे, मगर इससे पूर्व कि राजा मकारों की सेना वहां पहुंच पाती, और भी शक्तिशाली राक्षस प्राणी वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा मकारो और उसकी सेना को घेर लिया है। अब उन्हें समाप्त किए बिना वो हम तक नहीं पहुंच पाएंगे। राजा मकारो उनसे जीत नहीं पाएगा और राक्षस प्राणी उनका अंत करने के बाद हमें अपना निशाना बनाएंगे। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। राजा मकारो की तलवार ने कहर बरपा दिया। चींटियों की तरह मसल जाओगे। ये कैसा नरक का सदृश्य है? क्या किसी प्राणी के कंकाल ऐसे हो सकते हैं? स्फटिक के कंकाल। राजा नरहरि और सभी सेनानायक कुक्टस के कंकाल तक जा पहुंचे। यह स्थान अभिशप्त है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। उस कंकाल को देखो, अद्भुत। राजा नरहरि ने कंकाल की हड्डियों में से वज्र को खींचने के लिए जैसे ही उसे छुआ, आह! वज्र की ऊर्जा शक्ति ने उन्हें दूर उछाल फेंका। मुझे कुछ हो रहा है। मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। राजा मकारो उन विशालकाय अभिशप्त प्राणियों को समाप्त कर खूंखारता से गरजता हुआ वहां आ पहुंचा। लेकिन मक्कार राजा नरहरि अपने सेनानायकों के साथ इसी स्थान पर कहीं छुपा होगा। नकली सेना के साथ हमें भ्रमित करके यहाँ लाने के पीछे वो न जाने क्या चाल चल रहा है। पहले उन्हें ढूंढकर खत्म करना होगा। राजा नरहरि और उसके सेनानायकों को ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ओह, यहाँ और भी अभिशप्त प्राणी हैं। इनके पास तो प्रलयंकारी शक्तियाँ हैं। हमें इनसे भी निपटना होगा।
राजा मकारो की पूरी सेना भी उन भयानक भयानक प्राणियों का मुकाबला नहीं कर पाई। देखते ही देखते नरक के वे प्राणी राजा नरहरि और उसके सेना नायकों में परिवर्तित हो गए। विजय! हम जीत गए। हम तो इस स्थान को अभिशप्त समझ रहे थे, किंतु यहाँ तो हमें शक्ति का वरदान मिल गया। उस वज्र को स्पर्श करते ही ये शक्ति हम में आई है। इस शक्ति के दम पर हम सारे संसार को अपने कदमों में झुका सकते हैं। सारी दुनिया पर हमारा ही राज होगा। ठहरो, जिसे तुम शक्ति समझ रहे हो वो शक्ति नहीं, अभिशाप है। हमें अभिशाप लग चुका है। हम अभिशप्त हो गए हैं और इस अभिशाप के साथ हम अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट सकते। ये अभिशाप कैसे हो सकता है? इसी शक्ति के बल पर तो हमें विजय मिली है। जो शक्ति समाज व प्राणी का अहित करे वो अभिशाप है। शक्ति प्राप्त होते ही तुम सब संसार पर विजय करने का स्वप्न देखने लगे। शक्ति का अहंकार बड़ी बड़ी तबाहियों को जन्म देता है और अहंकारी ताकत का प्रयोग हमेशा पर पीड़ा के लिए करते हैं। यहाँ बिखरे पड़े इन दैत्याकार कंकालों को देखो। इनमें भी अद्भुत ताकत रही होगी, पर इनका हश्र क्या हुआ? अंततः स्वयं ईश्वर को इनका नाश करना पड़ा। ये शक्ति नहीं, विकृति है, जिसे लेकर यदि हम अपनी दुनिया में वापस लौटे तो हमारा अभिशाप हमारी पीढ़ियों में स्थानांतरित होगा। तब उनका विनाश निश्चित है। नहीं, हम यहाँ से नहीं लौट सकते। इस वज्र शक्ति को स्पर्श करने से ही हमारे शरीरों में शक्तिशाली परिवर्तन हुए हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि भविष्य में कोई इसे स्पर्श ना कर पाए। आप ठीक कहते हैं महाराज, हम आपके निर्णय का स्वागत करते हैं, किंतु हम आपके निर्णय से सहमत नहीं। हाँ, हमें वापस लौटने से कोई नहीं रोक सकता। राजा नरहरि के पास किसी भी प्राणी की भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति आ गई थी। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो। हमें क्षमा करें महाराज। हम लोग चाहे तो इस विकृति के साथ उन्हीं विशालकाय खूंखार प्राणियों के समान इस अभिशप्त क्षेत्र में जीवित रह सकते हैं, किंतु हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें आत्माहुति देनी होगी। किंतु मकारों की सेना के भयंकर प्रहार भी हमें मारना तो दूर, हमें एक घाव तक भी नहीं लगा सके। अर्थात कोई भी शक्ति हमें मार नहीं सकती। ऐसे में हम आत्माहुति किस प्रकार देंगे? ये कंकाल ही हमारी समाधि बनेंगे। गुरुत्वा, तुम्हें इन कंकालों से एक गुंबद बनाना होगा जिसे प्राणवायु भी पार न कर सके। राजा नरहरि और उसके सेना नायकों ने अपनी शक्तियों के दम पर वहां बिखरे पड़े स्फटिक कंकालों से एक गुंबद का निर्माण कर डाला। गुंबद के भीतर सभी का अंत हो गया। वज्र शक्ति भी उसी में कैद हो गई। लेकिन राजा नरहरि की नियत में खोट था। जिस समय डोम का आखिरी हिस्सा बंद हो रहा था, राजा नरहरि उसमें से बाहर खिसक गया। हा हा हा, सारे संसार पर राज करूंगा केवल मैं। अब तुम में से मुझे कोई चुनौती देने वाला नहीं होगा। राजा नरहरि ने 300 सालों तक पूरे संसार पर एक छत्र राज्य किया, सैकड़ों राज्यों को जीता। तब एक दिन, राजा, तू हमारे राज्य को जीतना आया है। युद्ध से पूर्व हम सभी स्त्रियों व बच्चों का कत्ल कर दो, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात हमारे नगर में एक भी पुरुष जीवित नहीं रहेगा। सभी तेरे हाथों मारे जाएंगे। हम किसके आश्रय जिएंगे? हमें मृत्यु दे दे राजा। राजा नरहरि उस घटना से द्रवित हो गया और राजपाट त्याग कर अज्ञातवास को चला गया। संसार के दुखी लोगों की भावनाओं को नियंत्रित कर उन्हें प्रसन्नता के खजाने से मालामाल करने में उसे एक अद्भुत सुखद आत्मिक शांति का आभास हुआ। दुनिया का विकास होता चला गया। सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए। इसी दौरान उसे ऐसे कई व्यक्तियों का पता चला जिनमें म्यूटेंट पावर थी। कार की गति के साथ रेस लगा सकता है ये अद्भुत। ये म्यूटेंट समाज से भिन्न होने के कारण खुद की अति शक्तियों को ना समझ पाते थे, ना ही व्यक्त कर पाते थे, जिस कारण ये अवसाद में चले जाते थे। कुंठाओं का शिकार होकर या तो पागल हो जाते थे या घरों को छोड़कर भाग जाते थे। राजा नरहरि ने उन्हें एकत्रित किया, उनकी मानसिक दुविधाओं का उपचार किया। घबराओ मत, तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद मैंने ये प्लेसमेंट कंपनी स्थापित करने का फैसला किया। तुम जैसे भिन्न और अद्भुत शक्तियों वाले इंसानों को तुम्हारी क्षमता के अनुसार उचित स्थानों पर लगवाया, जिससे तुम लोग समाज में उचित स्थान पा सको और अपनी शक्तियों के बल पर मानवता और समाज का भी कल्याण कर सको। आपका मतलब ये है चीफ कि आपके सेनानायक आज़ाद हो चुके हैं और क्योंकि वो आप पर सीधा हमला नहीं कर सकते, इसलिए वो हमें टारगेट कर रहे हैं। हाँ, शायद मेरी शक्ति कम करने के लिए। पर अब चूंकि हम सतर्क हैं तो वे शैतान अपनी कुत्सित मनसाओं को साकार रूप नहीं दे पाएंगे। खतरा कितना बढ़ चुका है यह ना नरहरि जानता था, ना ही एम्प्लॉय।
पर जल्द ही खतरा सारी दुनिया के सामने आने वाला था। डॉक्टर जल्दी आइए, बेड नंबर 3 की पेशेंट ने बच्चे को जन्म दे दिया है और शहर के कई अस्पताल में जन्म विकार के साथ शिशु जन्म ले रहे हैं। ये सब डोगा की वजह से हुआ। उसका मास्क मेरे पेट तक गिरा, तभी मेरा बच्चा ऐसा पैदा हुआ है। वो इंसान नहीं, वो कोई शैतान है। अभिशाप है वो, अभिशाप। ये बढ़ते प्रदूषण का असर है या कोई महामारी? अगर ये महामारी है तो आखिर कहाँ से पैदा हो रही है? ये बीमारी कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? शिशुओं में कहाँ से आया ये विकार? कुछ पेट्स में भी देखे गए हैं ऐसे विकार। शहर में फैली सनसनी। हमारे बीच हैं म्यूटेशन पर रिसर्च कर रहे प्रोफेसर भास्कर और जीव विज्ञानी प्रोफेसर राम शास्त्री। आइए इनसे जानते हैं शिशु जन्म विकार की वजह। प्रोफेसर राम शास्त्री, इस बारे में आपके क्या विचार है? क्या पेट्स से शिशुओं में आए हैं ये विकार? प्रदीप, मेरे विचार में शिशुओं में विकार पेट्स से नहीं आए हो सकते, बल्कि मानव शिशुओं व पेट्स में विकार की वजह या स्रोत एक ही हो सकता है। ये एक तरह की म्यूटेशन ही है। मानव विकास क्रम में किसी प्राणी में डीएनए या जेनेटिक बदलाव जिस विपरीत वातावरण में वो रह रहा है उसकी आवश्यकता अनुसार हजारों साल में होता है, जिसे एवोल्यूशन कहते हैं। किंतु कुछ बदलाव अचानक होते हैं, उन्हें म्यूटेशन कहा जाता है। कई तरह के रसायन और भौतिक पदार्थ प्राणी में म्यूटेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें म्यूटेजेंस कहते हैं। जैसे अल्ट्रावायलेट किरण म्यूटेशन फैलाने वाला एक म्यूटाजन है। शिशुओं में जन्म विकार का कारण भी इन्हीं में से एक हो सकता है। लेकिन प्रोफेसर राम शास्त्री, किसी एक बच्चे के पिता का यह दावा है कि बच्चे के जन्म से ठीक पहले उसकी पत्नी के गर्भ पर डोगा का मास्क आकर गिरा था। उसी के कारण उसके बच्चे की नाक कुत्ते जैसी हो गई। मुझे नहीं लगता कि मास्क से म्यूटेंसी फैल सकती है। हालांकि कुत्ते की लार में खतरनाक वायरस होते हैं जो मास्क के द्वारा गर्भवती स्त्री तक पहुंच सकते हैं। मगर फिर भी एक अकेला डोगा मुंबई में फैले बर्थ डिफेक्ट का कारण नहीं हो सकता। क्यों प्रोफेसर शास्त्री, क्यों नहीं हो सकता? प्रोफेसर भास्कर, मेरे विचार से ऐसा ही हुआ होगा। फिर तो आप कहेंगे कि सांप जैसी स्किन वाला बालक नागराज की वजह से पैदा हुआ है। हाँ, बेशक ऐसा हो सकता है। डोगा और नागराज जैसे रक्षक तो सालों से हमारे शहरों में हैं, लेकिन उनकी वजह से अब तक कोई म्यूटेंसी नहीं फैली। अब ऐसा क्या हो गया? क्या कोई सुप्त वायरस सक्रिय हो गया है? हाँ, कई बार वायरस सुप्त रहते हैं, जैसे ही उनको पनपने का मौका मिलता है वो सक्रिय हो जाते हैं। ये कोरी बकवास है। बाकी शिशुओं में अलग अलग दूसरे प्राणियों के लक्षण देखे गए हैं, उनमें वो विकार कहाँ से आए? ऐसे और भी प्राणी हो सकते हैं। जैसे जॉन में भी तो अति मानवीय शक्तियाँ देखी गई थी, हो सकता है वो भी म्यूटेंट हो। आप ये कहना चाहते हैं प्रोफेसर कि हमारे समाज में कई म्यूटेंट्स प्राणी रहते हैं अपनी पहचान छुपाकर? जी हाँ, नागराज, डोगा और जॉन के रूप में मैं अपनी बात को सत्यापित कर चुका हूँ। इसके अलावा एक प्राणी और है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। असम के जंगलों में रहता है और नाम है उसका कोबी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।